हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि 22 जून से लेकर 30 जून तक के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और साथ के साथ उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट आपके लिए बनता है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 20 जून 2022 को निपुण NIPUN मीन्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्क्स, यह एक अभिनव परियोजना है जो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू की गई है। अब इस योजना के बारे में जान लेते हैं। 1 लाख निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए निपुण पहल की शुरुआत की गई है। इस परियोजना को दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि पहले से लागू थी, उसके तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की प्रमुख योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। किस योजना को? निपुण पहल को। इस योजना के तहत जो है निर्माण श्रमिकों के नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। जो निर्माण श्रमिक होंगे, जो कंस्ट्रक्शन लेबर होंगे, उनके कौशल को बढ़ाया जाएगा, उनकी स्किल को अपग्रेड किया जाएगा। इस पहल के तहत, इस योजना के तहत, इस कदम से उन्हें विदेशों में भी काम करने के अवसर मिलेंगे। सेकंड आ जाता है रुचिरा कंबोज, जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? रुचिरा कंबोज को। वह वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत है, भारत की एम्बेसडर है। रुचिका कंबोज TS त्रिमूर्ति की जगह स्थान लेगी। अभी फिलहाल जो भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में जो प्रतिनिधि है वो है TS त्रिमूर्ति। अब जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के बारे में। संयुक्त राष्ट्र, जो कि UNO जिसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है, संयुक्त राष्ट्र में UNO में भारत का सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रतिनिधि होता है। यानी हमारे जो राजनीतिक मामले होते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स जो होते हैं, या फिर मान सकते हैं कि फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है कौन? भारत का स्थायी प्रतिनिधि। नेक्स्ट आ जाता है 23 जून को भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह GSAT-24 सैटेलाइट लॉन्च किया है। GSAT-24 को इसरो के द्वारा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके लिए GSAT-24 उपग्रह को बनाया गया है। अब जान लेते हैं GSAT-24 उपग्रह के बारे में। GSAT-24 उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष परीक्षण यान के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो GSAT-24 उपग्रह जो है फ्रांस की एयर स्पेस एजेंसी है, एरियन स्पेस एजेंसी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गियाना के कोरो से लॉन्च किया गया है। तो दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गियाना है, जो कि फ्रांस के कंट्रोल में है। वहां पर फ्रांस का एरोस्पेस एजेंसी है, जहां से वे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अब इसका काम क्या है? GSAT-24 जो है 24 KU बैंड संचार उपग्रह। 24 KU बैंड क्या होता है? ये रडार की फ्रीक्वेंसी होती है, रडार की फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, जिसके लिए यह उपग्रह काम करेगा, जिसका वजन रहेगा 4180 किलो। अब जान लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। NSIL जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, यानी कि PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक वाणिज्यिक शाखा है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। यह जो है अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। कौन? NSIL, जो कि इसरो का ही एक पार्ट है। यह संगठन जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट आ जाता है 23 जून 2022 को पंजाब के पूर्व DGP, जिनका नाम है दिनकर गुप्ता, उसको राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हमारे देश की जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? NIA, उसका महानिदेशक नियुक्त किया है। जो सबसे बड़ा हेड होता है, उस पर दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया है।
मुख्य बिंदु समझ लेते हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक है कुलदीप सिंह, उसको वाई सी मोदी की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2021 में एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। किसको? कुलदीप सिंह को, जो कि सीआरपीएफ के महानिदेशक भी थे और साथ के साथ एनआईए के भी महानिदेशक थे। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। तो एनआईए जो है भारत की प्राथमिक आतंकवादी विरोधी टास्क फोर्स है। यह गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से कोई विशेष अनुमति प्राप्त किए बिना आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच करती है। किसी भी प्रकार के आतंकवादी मसले इंडिया के अंदर होते हैं तो उसकी जांच किसको दी जाती है? एनआईए को। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकियों के द्वारा अटैक किया गया था, तो उसको देखते हुए इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है 17 जून 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है कि भारत में जो है विदेशों की मुद्राएं, विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी को रिजर्व रखा जाता है, भंडार करके रखा जाता है। इस भंडार में 5.87 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 590.59 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। यानी विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। और इस सूची में पहले स्थान पर कौन है? चाइना। तो चाइना जो है विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी को सबसे ज्यादा स्टोर करके रखता है। अब जान लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। इसे फॉरेक्स रिजर्व या फिर आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। क्या संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों की आरक्षित परिसंपत्तियां भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन क्या होता है? जो लेन देन भारत के द्वारा दूसरे देशों के साथ किया जाता है उसको भुगतान संतुलन में काउंट किया जाता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेजर किया जाता है। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। में केवल विदेशी रुपये यानी फॉरेन करेंसी, विदेशी बैंकों की जमा, जो विदेशी बैंक हमारे देश के अंदर जमा करते हैं, विदेशी ट्रेजरी बिल्स कुछ गवर्नमेंट बिल्स होते हैं, अल्पकालिक और दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है। किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या काउंट किया जाता है वो सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए हर साल जो है 29 जून को, कब? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यानी 29 जून को प्रशांत चंद्र महालनोबिस को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती है, यानी इस दिन इसका जन्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। और विश्व सांख्यिकी दिवस, अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर जो सांख्यिकी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। और इंडिया में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। नेक्स्ट आ जाता है 24 जून 2022 को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वर अय्यर को केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? परमेश्वरन अय्यर को। परमेश्वरन अय्यर जो है 1981 यानी 1981 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी है। वह अमिताभ कांत की जगह लेंगे और सरकार के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के तीसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग यह भारतीय सरकार की सर्वोच्च सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है, यानी भारत के लिए जो नीतियां बनाई जाती है, जो पॉलिसी लाई जाती है, उसकी सबसे बड़ी संस्था है। यह एक नोडल एजेंसी है जो आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करती है और आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। यानी जो नीतियां भारतीय सरकार के द्वारा बनाई जाती है उसमें राज्य सरकार को भी इसमें शामिल किया जाता है। नीति आयोग में 15 साल का रोड मैप तैयार किया जाता है। इसे योजना आयोग की जगह 2015 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने कवर किया है, जो कि 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए बताए गए हैं। अब हम इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 23 जून। यानी हर साल जो है
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो है खेल एवं स्वास्थ्य का जश्न मनाने हेतु इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ओलंपिक दिवस खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता का एक बड़ा जश्न होता है। सेकंड है, केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया है, यानी कि महानिदेशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दिनकर गुप्ता, जो कि हमने टॉपिक्स में कवर किया था। नेक्स्ट आ जाता है G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2023 में। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2014 से G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं, यानी 2014 से लगातार G20 की जो मीटिंग रहती है उसमें भारत भी भाग लेता है। भारत साल 1999 में G20 की स्थापना के बाद इसका सदस्य है। बता दें कि G20 जो है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है, इसमें यूरोपीय संघ के साथ 20 देश शामिल है। यूरोपीय संघ क्या है? यह यूरोप में जितने भी देश हैं, लगभग ज़्यादातर देश जो है मिलकर यूरोपीय संघ बनाते हैं, उनको यूरोपीय संघ बोला जाता है। G20 के बारे में और जान लेते हैं। विश्व के 20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। सेंट्रल बैंक क्या होता है? हर देश के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, एक मेन बैंक होता है जो बाकी बैंकों के लिए कार्य करता है, उनके लिए पॉलिसी बनाता है, इंस्ट्रक्शन निकालता है, गाइडलाइंस देता है। जैसे भारत के अंदर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो G20 में जो है वित्त मंत्री के साथ सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं वे इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो G20 जो है 19 देशों के साथ, यूरोपीय संघ के साथ 20 देशों का समूह है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के द्वारा G20 का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें G20 शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान जो है आर्थिक संकट, आतंकवाद, मानव तस्करी आदि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाती है और परस्पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग पर विचार विमर्श किया जाता है। G20 की स्थापना कब हुई थी? विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 ने एक नए संगठन की शुरुआत की थी, जिसका नाम रखा गया था G20। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1999 में, जिसकी स्थापना अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में की गई थी। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने इस बैठक का आयोजन किया था। और पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2008 में। नेक्स्ट आ जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को मुंबई पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया है? तो जिसका राइट आंसर रहेगा विवेक फणसालकर। तो महाराष्ट्र सरकार ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिसका नाम है विवेक फणसालकर, को मुंबई का नया पुलिस आयुक्त किया है, जो संजय पांडे की जगह लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेशित निर्मित, यानी भारत के द्वारा निर्मित की गई टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में उद्धव ठाकरे के द्वारा राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के 2 शहर है, औरंगाबाद और उस्मानाबाद, उनका नया नाम रखा है। तो उनका क्या नाम रहेगा? संभाजी नगर और धाराशिव। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया सीएम मुख्यमंत्री बनाया है। तो इसी उथल-पुथल में उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा क्षेत्र के 2 शहर थे, औरंगाबाद और उस्मानाबाद, उनके नाम चेंज किया है। औरंगाबाद का नाम रहेगा संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम रहेगा धाराशिव। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कॉलीवुड के कौन से कलाकार ऑस्कर के लिए आमंत्रित पहले तमिल अभिनेता होंगे? तो इसका राइट आंसर रहेगा सूर्या। तो कॉलीवुड क्या है? जो साउथ इंडिया सिनेमा है उसको कॉलीवुड बोला जाता है। जैसे बॉलीवुड बोला जाता है, वैसे ही साउथ इंडियन सिनेमा को कॉलीवुड बोला जाता है, और पंजाब के सिनेमा को बॉलीवुड बोला जाता है। तो साउथ के अभिनेता है सूर्या, जिसको ऑस्कर में प्रतिष्ठित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आकाश अंबानी को। तो आकाश अंबानी जो है उद्योगपति मुकेश अंबानी के बड़े बेटे हैं।
उसको अब रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर रहेगा कुंड लोहित नदी पर। तो उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर 22 जून से लेकर 23 जून तक का। तो दोस्तों मेरा चैनल है जीके एजुकार्ड, जिसको मैंने एजुकेशन और कंपटीशन एग्जाम पर्पज से बनाया है। इसमें मैं कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करे। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।